बड़ी शक्ति और 85% बहुजनों की नेता, उनको आप ऐसे दरकिनार कर रहे हो। आपके नेता लालू जी हों, चाहे वो राम गोपाल यादव हों, वो कहीं ना कहीं समय पे उनका अपमान करते रहे और आपने इनविटेशन दिया। लल्लू पंजू दलों को आपने इंडिया गठबंधन में इनविटेशन देके इज्जत से मीटिंगें की हैं। इंडिया गठबंधन एक चिट्ठी बताया कि बहन जी को इज्जत से उन्होंने बुलाया। बहन जी तुम्हारे पीछे आंख मूंद करके खड़ी हो जाए, क्यों नहीं आपने आमंत्रित करा? और यहाँ उल्टा हो रहा है कि लोग बहन जी से पूछ रहे हैं। बहन जी ताकत है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, वो इनको पूछेंगी या इनको बहन जी को पूछना चाहिए? और बहन जी बहुजन मूवमेंट की मुखिया है और बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, 4.5 करोड़ वोटों का मालिक, उसको अगर सिक्योरिटी नहीं दोगे तो किसको? हम तो कह रहे हैं भाई Z+ सिक्योरिटी दो हमारे नेता को। अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि भाई आज तक इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं, दलित कितने, मीडिया हाउस के मालिक हैं कितने, वो हैं। अरे भैया ये सवाल आप किससे पूछ रहे हो? तो खुद से पूछो ना। 75 साल तो इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया है ना। क्यों नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट बने? क्यों नहीं मीडिया हाउस के मालिक बने? तुम लोगों ने लाइसेंस नहीं दिए, उनको बनाया नहीं, उनको पढ़ाया नहीं, उनको आगे नहीं लाया। ये सवाल तो राहुल गांधी जी आप किससे पूछ रहे हो? आप खुद जवाब दो। ये राहुल गांधी ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, सिर्फ बहन कुमारी मायावती को रोकना। तो यही है, इसी में प्रतिबिंब देखता हूं महात्मा बुद्ध बनने जैसी। जो सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ छोड़ के निकला था अपनी सारी सुख सुविधाएं, ये भी वही आदमी जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने के पालने में पैदा हुआ, जो इंग्लैंड पढ़ के आया और आज धक्के खा रहा है इस देश के बहुजनों के लिए। यही है हमारा असली महानायक। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 24 का चुनाव नजदीक है। लगातार बीजेपी के साथ साथ विपक्षी नेता भी कमर कसकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान अशोक ज्ञानी जी। लगातार सड़कों पर रहकर बहुजन समाज के हक अधिकारों पर बात करते हैं, मुखर होकर सरकार से संवैधानिक अधिकारों पर भी पूछताछ करते हैं। उनसे जानेंगे कि बीएसपी की क्या तैयारी है, आखिर आकाश आनंद को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्या पड़ी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल तो आपसे यही है कि आकाश आनंद जी को सड़कों पर आने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि धरातल पे तो देखें बीएसपी की पकड़ ठीक ठाक है। जी देखिए, अभी चुनावी मौसम है और चुनाव बिल्कुल सर पे आया हुआ है और लोकसभा चुनाव है जो कि देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस मायने में भी क्योंकि इस वक्त संविधान खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है कि जिसको कि पूरे प्रयास करने होंगे और पूरी शक्ति से इन दोनों मनोवादियों से लड़ना होगा। इसीलिए 1 मार्च से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को ड्यूटी लगाई कि अब आप जाइए और पूरे हरियाणा में 10 दिन और उसके बाद फिर राजस्थान भी जाएंगे, उसके बाद पंजाब भी जाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश में तो फाइनल रन होगा। पूरी ताकत लगाई जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश तो मुख्य गढ़ है जहाँ पर कि 80 सीटें हैं और 80 में से 60 से 70 सीटें जीत करके और इन मनुवादियों को रोकना ये सबसे बड़ी चुनौती है, जहां बहन जी खुद बैठ करके दिन रात काम में लगी हुई हैं। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि चुनाव है और चुनाव में तो मैदान में आना ही होगा। और यात्रा का नाम दिया है कि संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा। संविधान बचाने की ये जो बात आपने कही है, यात्रा का जो आपने थीम रखा है, क्या वाकई में संविधान खतरे में है? नहीं, बिल्कुल संविधान खतरे में है। अभी आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के ही जो अभी ऑर्डर आए हैं, जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लिया है वो संविधान के विरुद्ध है। और उसमें टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की कि गैर संवैधानिक तरीके से इन्होंने बनाया है। और बहुत सारे कानून हैं जो इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से किए हैं, चाहे 150 सांसद बाहर करके अपने आप ही 12-13 बिल पास करने, कानून बना लेने। तो ये सब गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा है। उसके लिए ये जो पार्टी ने रखा है कि संविधान बचाओ, सबसे पहले सत्ता प्राप्ति, अर्थात सत्ता प्राप्ति करके ही संविधान बचाया जा सकता है। और सत्ता प्राप्ति के लिए संकल्प, ये यात्रा रखिए कि संकल्प लिया जाएगा कि अब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी और संविधान की रक्षा करेंगी। आपने संकल्प यात्रा की बात की, संविधान बचाओ की बात की, इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप बात करें। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बीजेपी पूरी तरह घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसा भी बीएसपी पे आरोप लगता है कि बीएसपी पार्टी, बहन सुप्रीमो मायावती पर भी लोग सवाल खड़ा करते हैं। लोगों का आरोप है कि बहन जी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है।
देखिए, पहली बात तो ये कि उसमें खाली जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो मामला है, इसमें केवल बीजेपी नहीं घिरी है, इसमें कांग्रेस भी घिरी है। अगर इनको 7,500 करोड़ मिले हैं तो उनको भी 200 करोड़ मिले हैं। और दूसरी बात, और भी छोटे मोटे दल हैं जिनको मिले हैं, और इसमें बीएसपी को क्लीन चिट मिली है कि बीएसपी पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती। और जहाँ तक सवाल इस बात का कि लोग कहते हैं बी टीम है, दुश्मन तो पार्टी को, क्योंकि बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध इनकी सबकी लड़ाई है मनुवादियों की, वो लगातार बदनाम करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से, पहले कहते थे भ्रष्टाचार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे मामले खारिज करे बहन जी के ऊपर। अब दूसरी बात ये कि बी टीम, तो मुझे आप बताइए ना कि बीजेपी में जा कौन रहा है, कौन बीजेपी को मदद कर रहा है? नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, वो, उनको बी टीम बोलना चाहिए कि बहन जी को बोलना चाहिए? ममता बनर्जी, जो कि मैदान छोड़ के चली गई एंड टाइम पर, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं, वो बीजेपी की बी टीम होनी चाहिए या बहन जी होनी चाहिए? जयंत चौधरी, जो सिर्फ एक नाम के उसके भारत रत्न उनके दादाजी को देने के नाम पर और वहां पर चले गए, तो वो बीजेपी की बी टीम तो अब खुल के आ रही है ना। कौन है जो इंडिया गठबंधन में बीजेपी को हराने का दावा करते थे, वो सारे के सारे जा रहे हैं, चाहे अजीत पवार हो चाहे जो लोग हों। बहन जी गई है क्या? आकाश आनंद गए क्या? उनके किसी नेता से बात हुई है कि आप किस तरह कह रहे हो कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है या दुश्मन विरोधी, किस तरह कह रहे हैं? और वो इंडिया गठबंधन के साथ समर्थन में खुलकर नहीं आ रही हैं। तमाम लोगों की उम्मीदें हैं कि बहन जी गठबंधन में आए तो शायद सत्ता परिवर्तन हो, जबकि अब तक की उन्होंने खुद स्टेटमेंट में आके क्लियर किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। नहीं, वो इसलिए लड़ेंगी, आप मुझे बताइए ना, इंडिया गठबंधन ने क्या बहन जी को बुलाया क्या? फॉर्मल या इनफॉर्मल उनको इनविटेशन दिया क्या? तीसरी राष्ट्रीय महाशक्ति भारत की, तीसरी राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी शक्ति और 85% बहुजनों की नेता, उनको आप ऐसे दरकिनार कर रहे हो। आपके नेता लालू जी हों चाहे वो राम गोपाल यादव हों, वो कहीं ना कहीं समय पे उनका अपमान करते रहे, और आपने इनविटेशन दिया। लल्लू पंजू दलों को आपने इंडिया गठबंधन में इनविटेशन देके इज्जत से मीटिंगें की हैं, अभी तक आपने बुलाया क्या? इंडिया गठबंधन एक चिट्ठी बताया कि बहन जी को इज्जत से उन्होंने बुलाया। बहन जी तुम्हारे पीछे आंख मूंद करके खड़ी हो जाएं, इसका मतलब ये उल्टा कर रहे हैं। बहन जी तो संविधान बचाना चाहती है, यात्रा कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस बहन जी को इग्नोर करके, इंडिया गठबंधन इग्नोर करके, और ये बीजेपी को फायदा देना चाहता है, इनको हराना नहीं चाहता है मोदी को। अगर ये हराना चाहते तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती को बुलाते। 19.5% वोट 2019 में लोकसभा में, और 10 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 27 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही पार्टी, 48% तक वोट, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और ऐसी पार्टी कांग्रेस, जिसको कि यूपी में सिर्फ 5% वोट है, वो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं और वो बहन जी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने बहन जी को क्यों नहीं इज्जत से बुलाया, क्यों नहीं आपने आमंत्रित करा। और यहां उल्टा हो रहा है कि लोग बहन जी से पूछ रहे हैं। बहन जी ताकत है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, वो इनको पूछेंगी या इनको बहन जी को पूछना चाहिए? तो सवाल ये है कि जो इंडिया गठबंधन के पीछे हम किसी हालत में नहीं जाएंगे। बहन जी ने साफ कह दिया, इंडिया और एनडीए से हमारी लड़ाई है। और कल जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि एक तीसरा मोर्चा बनाने की तरफ बहन जी बढ़ रही हैं, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं और बहुत सारे वो, क्योंकि बहन जी ने पहले ही कहा था 2 महीने पहले कि इन दोनों मनुवादी गठबंधनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इन दोनों गठबंधनों में जो दल हैं उनसे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हम उन दलों से गठबंधन करेंगे कि जो दल इन दोनों गठबंधनों से अलग होंगे और अपने अपने राज्यों में बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं और कमजोर पक्षों की लड़ाई लड़ते हैं। और बहन जी ने हरियाणा में इनेलो के साथ किया है, और अभी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक बड़ा तीसरी शक्ति जो एक्चुअल बहुजनों की होगी, वो बहन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और बहन जी कोई बी टीम नहीं है, बी टीम सब सामने आ गए हैं, ए टीम बी टीम सी टीम सारे आ गए हैं सामने, जो कि बीजेपी के साथ चले गए। अगर बीजेपी बहन जी बीजेपी के साथ कोई भी अगर उनका लेना देना होता तो हमारे सांसदों को बीजेपी कभी नहीं रखती। वो रितेश पांडे गया ना, उसको क्यों ले लिया बीजेपी ने? अगर बीजेपी बीएसपी बी टीम होती तो वो मना कर देते उसको लेने से। ये सब बहन जी को बदनाम करने की साजिश है। और बहन जी बहुजन मूवमेंट की मुखिया है और बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। आपने इंडिया अलायंस को और एनडीए अलायंस को मनुवादी बताया, मनुवादी संगठन है ये, मनुवादी संगठन से बहन जी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा भी आरोप लग रहा है अगर बीजेपी बीएसपी बी टीम नहीं है तो आकाश आनंद जी को सिक्योरिटी मिल जाती है, वो भी Y+ सुरक्षा मिल जाती है, जबकि ना वो MP हैं, ना भी वो राज्यसभा मेंबर है, ना लोकसभा मेंबर है। फिर किस आधार पे ये सिक्योरिटी दी गई है?
देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, जो समाजवादी पार्टी की जो पत्नी, उनके मुखिया की पत्नी है, उनको भी ये Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचारी और गुंडे ऐसे सांसद हैं जिनको की मिली हुई है, नेता हैं। दूसरी बात, ये प्रोटोकॉल है और ये सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी अगर पदाधिकारी उसको सिक्योरिटी चाहिए, जो मुख्य पदाधिकारी है, तो वो प्रोवाइड कराएंगे। हमने तो उनसे Z+ मांगी थी। हमारा इतना महत्वपूर्ण नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया, बहुजन मिशन का उत्तराधिकारी बनाया, 85% लोगों की विरासत का हीरो। अब उस आदमी जब मैदान में जा रहा है, उसकी जान को खतरा है और वो उस आदमी को बचाना है, उसके सिक्योरिटी देनी है, प्रोटोकॉल देना है, तो इसमें क्या गलत बात है? अगला आने वाला प्रेसिडेंट है और एक तरह से हो ही गया, बहन जी ने दे दिया उनको कहा कि आप उत्तराधिकारी हैं, तो ये तो प्रोटोकॉल है, भारत सरकार का नियम है। तो इसमें तो लोगों को किसी भी हालत में वो नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, 4.5 करोड़ वोटों का मालिक, उसको अगर सिक्योरिटी नहीं दोगे तो किसको? हम तो कह रहे हैं भाई Z+ सिक्योरिटी दो हमारे नेता को। हमारा नेता बहुत बहुमूल्य है, महत्वपूर्ण है, बहुजन मूवमेंट का मुखिया है। अगर उसको खरोंच भी आ गई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें ये Y+ नहीं चाहिए, हमें Z+ सिक्योरिटी चाहिए। ये तो सुरक्षा को लेके सवाल हुआ। सुरक्षा को लेके अभी देश भर में EVM का मुद्दा काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है। क्या मैनिफेस्टो में, BSP के मैनिफेस्टो में, क्या 24 के चुनाव को लेकर EVM भी मुद्दा रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि BSP कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती। वो कहते हैं भारत का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। मान्यवर उन्होंने अपने काशीराम जी ने इसको कहा था उन्होंने कि हम ये जो पार्टियां जो ये निकालती हैं मैनिफेस्टो चुनावों में, ये झूठ पर आधारित होते हैं, झूठ के पुलिंदे होते हैं, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक अपना मैनिफेस्टो लागू नहीं किया। वो जब चुनाव आते हैं तो झूठे झूठे वादे करते हैं, और जो कि संविधान के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमारा एक ही ध्येय है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम भारत के संविधान को लागू करेंगे, और इसीलिए जब 4 बार सत्ता में बहन जी आई, उत्तर प्रदेश में पार्टी आई, तो बहन जी ने पूरी तरह संविधान को लागू किया, और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के स्कूल, शैक्षणिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, सब काम उन्होंने जो करना था बहुत संविधान अनुसार किया। तो और बहन जी का तो सबसे पहले BSP का EVM के विरुद्ध जब EVM कांग्रेस लाई थी तो सबसे पहला हमला BSP ने बोला था, मान्यवर काशीराम जी ने, और बहन जी ने इनको कहा था कि EVM मत लाओ। और बहन जी ने लगातार अपने स्टेटमेंटों में, और अभी भी जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, हर रैली में उन्होंने EVM के खिलाफ बोला, और अभी भी EVM के खिलाफ सबसे मुखर होकर के बहन जी बोलती हैं। और BSP के एजेंडे में EVM खत्म करना, लेकिन जिस तरह ये लिखा है कि संविधान सत्ता प्राप्ति से संविधान लागू होगा, तो ये सारे गैर संवैधानिक काम जितने भी हैं ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, और बहन जी बैलेट पेपर से चुनाव की स्थापना दोबारा से करेंगी। आपने बात की कि बहन जी तब से सवाल कर रही हैं EVM को लेके, जब कांग्रेस EVM को लेके आई। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो बहुजन समाज के हक अधिकारों पर तो अब कांग्रेस को भी शायद एहसास हो गया। कांग्रेस भी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है, बहुजनों की भागीदारी की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज की जो नेताओं को काम करना चाहिए, वो तमाम नेताओं को अब आवाज़ उठानी पड़ रही है। इससे तो ये पता चलता है कि BSP शायद कमज़ोर हो चुकी है अपने मुद्दों को लेके। नहीं, देखिए, यही तो बात है ना, BSP तेजी से ताकतवर हो रही है, इसीलिए राहुल गांधी को ये सवाल उठाने पड़े। अब SC ST के, OBC के अब ये सवाल उठा रहे हैं, अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि भाई आज तक इस देश में इंडस्ट्रियलिस्ट कितने हैं, दलित कितने, मीडिया हाउस के मालिक हैं कितने, वो हैं। अरे भैया, ये सवाल आप किससे पूछ रहे हो? तो खुद से पूछो ना। 75 साल तो इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया है ना, तो क्यों नहीं हुआ भैया इस देश में दलितों को? क्यों नहीं मालिक बने? क्यों नहीं इंडस्ट्रीज बने? क्यों नहीं मीडिया हाउस के मालिक बने? तुम लोगों ने लाइसेंस नहीं दिए, उनको बनाया नहीं, उनको पढ़ाया नहीं, उनको आगे नहीं लाया। ये सवाल तो राहुल गांधी जी आप किससे पूछ रहे हो? आप खुद जवाब दो। आप 2011 में आपकी सरकार थी, जो यहाँ पर पॉपुलेशन काउंट हुआ, आपकी सरकार ने क्यों नहीं, उसकी मनमोहन सिंह सरकार ने क्यों नहीं उसको जारी किए, आंकड़े जारी करे? आज आप एक्सरे करने की बात कर रहे हो, क्या करोगे? सब तो बेच दिया तुमने, तुम्हारी नीतियों ने 1992 की नीतियों से, कांग्रेस की नीतियों ने निजीकरण करके सब तो बेच दिया। अब हमारा रिजर्वेशन कहाँ लागू करोगे? लालाओं के घर में लागू करोगे, जो हमें 5,000 रुपये में हमें वो तनख्वाह देता है, ठेके पे नौकरी करवाता है। आप हमारा बजट आपने बर्बाद कर दिया, SC ST कंपोनेंट प्लान का हिस्सा आपने बर्बाद कर दिया। आपने हमें पैसा नहीं दिया, आपने हमें जमीनें नहीं बांटी, हमें नौकरियां नहीं दी, हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं। आप क्या करोगे? सब तो प्राइवेट हो गया। तो इसीलिए ये राहुल गांधी
गांधी ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, सिर्फ बहन कुमारी मायावती को रोकना, उसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। ये दोनों मनुवादी पार्टियां, इसलिए बहन जी ने कहा इन दोनों मनुवादी पार्टियों से हमारी बराबर लड़ाई है, क्योंकि जो कांग्रेस काम छोड़ के गई थी, चाहे जीएसटी के काम हो, नोटबंदी के काम हो, चाहे वो निजीकरण के मामले हो, सारे के सारे काम तो बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस के हैं। मान्यवर जी कहते थे एक नागनाथ है एक सापनाथ है, तो भैया नागनाथ अगर सत्ता में आए तो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे सापनाथ आ जाए उससे हमारे जीवन में कोई सुधार नहीं होना तब तक, जब तक बहन कुमारी मायावती जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता नहीं आएगी, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसीलिए ये कहना कि ये सवाल, ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे वोटरों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम गुमराह होने वाले हैं नहीं। आप तो आकाश आनंद जी से सामने से मुलाकात कर चुके हैं, उनकी समाज के प्रति किस तरीके की भावना है? और लगातार आप देखेंगे कि टीवी अखबार ये चर्चा ना उनकी रैली को कहीं दिखा रहा है और ना ही टीवी चैनल्स पे बीएसपी के कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को कहीं बुलाना ज़रूरी समझता है। तो कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है, जिसके साथ मीडिया अखबार है उसकी लड़ाई ज़्यादा मजबूत है। नहीं, देखिए ये ऐसा समझा जाता है, जब मान्यवर काशीराम जी ने अपनी लड़ाई शुरू की थी कांग्रेस के विरुद्ध, इन मनुवादियों के खिलाफ, उस समय 70 के दशक में, 80 के दशक में, उस समय कितने अखबार थे, टीवी थे, मीडिया थे, कितने सोशल मीडिया थे, उन्होंने करा ना, मैदान में जाकर के काम किया। आज जो मान्यवर आकाश आनंद जी जो काम कर रहे हैं, जो बहन जी काम कर रही है, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं, तो वही काम तो है एक्चुअल ज़मीन पे काम करना। ये टीवी मीडिया तो हवा हवाई बातें करके करते हैं। और दूसरी बात आप ये देखिए ना, जो दलित समाज के जो दूसरे कल पैदा हुए लल्लू पंजू नेताओं को मीडिया दिखा रही है, और जो इतना बड़ा बहुजन मूवमेंट है, जो 4 बार सत्ता अपनी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में बना चुका है, और आज उसको, उसके मुखिया को दिखा नहीं रहे। उसका हीरो घूम रहा है वहाँ सड़कों पे, गांव गांव धूप में प्यासा भूखा घूम रहा है अपनी लड़ाई को लड़ते, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब आप समझिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को रोकना है। और बहुजन जो मान्यवर आकाश आनंद जी से मैं मिला और मैं उनसे मिला, मैंने उनके साथ नाश्ता किया, उनके मैं पोलाइटनेस और उनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि यही है हमारा असली हीरो, और यही बदलेगा, यही इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनका जीवन बदलेगा, और यही है जिसकी हमें तलाश थी, जो इस देश में बहुजन सत्ता कायम करेगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ और मुझे फ़ख्र हुआ कि मैं उस महानायक के साथ बैठ करके मैंने चर्चा की, मिला, उसके साथ नाश्ता किया, अपने हाथ से उन्होंने मुझे पराठे खिलाए। मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता इतना सौम्य उसका व्यवहार, और इंग्लैंड से पढ़ लिख करके आया, इतना जिसने कभी जीवन में पैर धरती पे नहीं रखा, धूप नहीं देखी, वो आदमी हमारे लिए आज धक्के खा रहा है, सड़कों पे धक्के खा रहा है, धूप में ताप में भूखा प्यासा रह करके। तो यही है, इसी में प्रतिबिंब देखता हूँ महात्मा बुद्ध बनने जैसी, जो सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ छोड़ के निकला था अपनी सारी सुख सुविधाएं, ये भी वही आदमी जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, सोने के पालने में पैदा हुआ, जो इंग्लैंड पढ़ के आया और आज धक्के खा रहा है इस देश के बहुजनों के लिए। यही है हमारा असली महानायक, इसीलिए हमें इस पे फक्र है। बहन जी का जो अनुशासन है, अनुशासन के लिए जो जानी जाती हैं, सख्त अनुशासन, वो उनके आकाश आनंद जी के लिए भी सेम ही है जो आम जनता के लिए। देखिए ना, चाहे वो 4 राज्यों के चुनाव हो, वहाँ पे 44 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग कह रहे हैं कि वो उनका भतीजा वो सड़क पे धक्के खा रहा है जैसे आम कार्यकर्ता धक्के खा रहे हैं। तो बहन जी का देखो कोई भेदभाव नहीं, किसी भी तरह का कुछ आम कार्यकर्ता और एक बड़े नेता में या अपने घर के उसमें आप उसको कहाँ से, ऐसी बुआ तो किसी को नहीं चाहिए भाई कि जो अपने भतीजे को कह रही है जा भाई सड़क पे जा, जिसने आज तक कोई तकलीफ नहीं सही, वो आदमी आज धक्के खा रहा। तो बहन जी के उस अनुशासन को आप समझ लिए, और बहुजन मूवमेंट के प्रति उनकी आस्था, उनके विश्वास और उनके डेडिकेशन को आप समझ सकते हैं कि अपने भतीजे को भी सड़कों पे उतारा हुआ है और आम कार्यकर्ताओं की तरह ही वो काम कर रहे हैं। तो बहन जी को सैल्यूट है, और बहन जी इसीलिए जानी जाती हैं, इसीलिए वो आयरन लेडी हैं और इसीलिए बहुजन नायिका हैं, क्योंकि उनके ऊपर ही हमारा विश्वास अटूट जमा हुआ है। जो छवि बीएसपी की मीडिया, टीवी, अखबार में बैठे जातिवाद मनुवादी लोगों ने खराब की थी, मुझे लगता है कि अब लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़कर बीएसपी की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब बात जन जन तक पहुंचने की है, जन जन के मूल अधिकारों को लेकर, संविधान को लेकर। देश की राजधानी में वाल्मीकि समाज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बीएसपी के साथ जुड़ा है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। आप उस चर्चा में शामिल थे, तो किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएँ थी? जी देखिए, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है
कि वाल्मीकि समाज इतनी बड़े पैमाने पे बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, और दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में मुझे हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती ने भी तो हमारे सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, ज़मीनें दी थी, घर दिए थे, सुरक्षा दी थी, सम्मान दिया था। और हमने भी बहन जी के पास अपना प्रार्थना भेजी है कि बहन जी आप प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश का 15 करोड़ वाल्मीकि समाज आपके साथ खड़ा है। आपको वोट दे करके, आपको शक्ति दे के हम लोकसभा भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। मगर आप हमें हमारे 35 लाख से ज़्यादा जो पूरे देश में 20-20, 25-25 साल से ठेके पे या कच्चे काम कर रहे हैं, उनका जीवन इन मनुवादियों ने बर्बाद कर दिया, इन मनुवादी पार्टियों ने, आप उनको पक्का करेंगी। और दूसरा ये कि इन मनुवादी पार्टी ने हमारे वाल्मीकि जी के नाम पर राम को इन्होंने मंदिर बना लिया, लेकिन वाल्मीकि जी का जिक्र नहीं किया, जिन्होंने कि राम को दुनिया के सामने पेश किया। हमने बहन जी को कहा, बहन जी आप प्रधानमंत्री बनेंगी तो उसी राम मंदिर के सामने हमें आप 50-60 एकड़ ज़मीन देंगी, हम भगवान वाल्मीकि आश्रम वहाँ बनाएंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि हम अपने भगवान वाल्मीकि जी को, जिनकी वजह से राम है, तुमने तो नहीं बनाया, उनका नाम नहीं लिया, हम बनाएंगे, हमारी बहन जी बनाएगी, बहन कुमारी मायावती जी बनाएंगी। ये हमने मैसेज पहुंचाया है और इसीलिए 15 करोड़ वाल्मीकि समाज उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग लगातार सड़कों पर काम कर रहे हैं? चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम तरीके की पार्टियां अलग अलग तरीके से लोगों को लालच देंगी, लोगों को तमाम तरीके से डराने की भी कोशिश करेंगी। ऐसे में लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं जो इनकी भाषा में बोलूँगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो इनको ये ताड़ना के अधिकारी बोलते थे, भारत के महान संविधान ने उनको पूर्ण न्याय, बराबरी, स्वतंत्रता, समता सब कुछ उन्होंने दिया, पूरे अधिकार दिए। अब ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। दोनों मनुवादी पार्टियां मिलकर के इनके गुमराह होने में मत आना, इनके मैनिफेस्टो पे मत जाना, इनके भाषणों पे मत जाना, क्योंकि वो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं है। हमारी एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती, एक ही राजनीतिक दल है, बहुजन समाज पार्टी। वही हमारा उत्थान कर सकती है, वही संविधान को बचा सकती हैं और वही इस देश के तमाम नागरिकों को, कमजोरों को, महिलाओं को, SC ST OBC, मजदूर वर्ग, सबको बराबरी का अधिकार, सब कुछ न्याय सब दिलवा सकती हैं। इसलिए इस बार गुमराह ना हो और आंख मूंद करके हाथी का बटन दबाएं और बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक अज्ञानी जी। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की और मैंने BSP से वो सवाल किए जो तमाम मनुवादी करना चाहते हैं, चाहे वो B टीम को लेके हो, सिक्योरिटी को लेके हो, चाहे आकाश आनंद जी के धरातल पे काम करने को लेके। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 24 में बहन जी PM बनेंगी, इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।